बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 3 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं रूह की पुकार। मुसन्निफ राइडर हैगर्ट, मुतरजम मजहरुल हक अलवी, आवाज़ उम्मे महावीर। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600। अजहर लतीफ़। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 3। लॉर्ड रीजनल अपनी मंगेतर के इस्तकबाल को आगे बढ़ा और मिसेस होम्स की वालदा खातून लॉजडन ने आगे बढ़ के अपने होने वाले दामाद की बलाएं ले ली और अब मैं दूसरी तरफ घूम के इस ग्रुप को सुन रहा था जो अपनी मंगेतर की तारीफ में जमीन आसमान के कल्लाबे मिला रहा था। दफतन मुझे अपने पीछे से एक शीरी आवाज सुनाई दी जो कि कह रही थी, कहाँ है? अरे नहीं प्यारे, जवाब देने की जरूरत नहीं। तुमने उसका जो हुलिया बयान किया है उसी की वजह से मैं उसे आसानी से पहचान लूंगी। बेशक पहचान लूंगी, रिजनाल ने जवाब दिया, क्योंकि वो बारीक और शीरी आवाज मिस होम्स के अलावा किसी और की न थी। ताहम मुनासिब होगा कि तारुफ की रस्म मैं ही अदा करूं, लेकिन प्यारी, तुम किसके साथ खाने की मेज पर जाना पसंद करोगी? जेफरी के साथ कैसा रहेगा? तुम जानो कि मैं अपनी होने वाली खुशदामन साहिबा की मौजूदगी में खुद तुम्हें नहीं ले जा सकता। नहीं जेफरी नहीं, मिस होम्स ने जवाब दिया। मिस्टर एलन क्वार्टरमैन ठीक रहेंगे। बड़े दिलचस्प आदमी होंगे ये मिस्टर क्वार्टरमैन। फिर मैं अफ्रीका के मुतालिक इनसे बहुत सी बातें पूछना भी चाहती हूँ। तो फिर क्वार्टरमैन ही सही, रजनाल ने कहा, और तुम्हारा अंदाजा भी गलत नहीं। क्वार्टरमैन जैसा दिलचस्प आदमी कहीं ढूंढे ना मिलेगा, क्योंकि लियोना, तुम हमेशा अफ्रीका के मुतालिक ही सोचा करती हो। इस मुल्क से तुम्हें ऐसी दिलचस्पी है कि मालूम होता है किसी जन्म में अफ्रीका से तुम्हारा कुछ ताल्लुक रहा हो, और ये कि अब भी तुम वहीं रहने की आरज़ूमंद हो सकता है जॉर्ज के एक दिन मैं अफ्रीका पहुंच जाऊं, मिस होम्स ने खौफनाक अंदाज में कहा, क्योंकि कोई नहीं कह सकता और कोई नहीं जानता कि उसकी मिट्टी कहाँ है। और मैंने देखा कि एक बार फिर उसके चेहरे पर वही पुरस्कार आरफाना जज्बा था। बहरहाल मैं इन दोनों की गुफ्तगू से ज्यादा ना सुन सका, और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि रिजनाल और मिस होम्स की गुफ्तगू बेहद नीची आवाज में हुई थी और उनकी बातें सिवाय मेरे किसी और ने ना सुनी थी। आप पूछेंगे कि अगर उन दोनों ने बेहद नीची आवाज में गुफ्तगू की थी तो फिर मैंने कैसे सुन ली? इस सवाल का जवाब यह है कि अफ्रीका के जंगलों की तलाश में घूमने की वजह से मेरी कुव्वत समात बड़ी तेज हो गई है, क्योंकि घने जंगल में कान से नजर का काम लिया जाता है। कान से नजर का काम लिया जाता है और आवाज को सुनकर ही शिकार की किस्म और उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाया जाता है। बहरहाल जब भी कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं एक अजीब तरह की उलझन और बेचैनी महसूस करने लगता हूँ। उस वक्त भी मैं अपनी जगह से उठकर कमरे के इंतहाई सिरे पर चला गया, लेकिन मेरा यह फरार महज बेकार था, क्योंकि लॉर्ड रीजनल ने जल्द ही मुझे तलाश कर लिया। उसकी मंगेतर मिस होम्स उसके साथ ही थी। क्वार्टरमैन, इनसे मिलो, ये है मिस होम्स, मेरी मंगेतर, रीजनल ने कहा। ये कमरा ताम में तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं। भाई बात यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है अफ्रीका से, मैंने जल्दी से कहा। मुझे एलन क्वार्टरमैन से दिलचस्पी है जो अफ्रीका का बेहतरीन और मशहूर तरीन शिकारी है। मिस होम्स ने मुस्कुरा के मेरी तस्दीक की। मैंने कमर से जरा खम होकर उनकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया तो रीजनल हंसा और हम दोनों को तन्हा छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर बाद ही खाना लग जाने का ऐलान किया गया और मैं और मिस होम्स दूसरे मेहमानों के साथ नशिस्त को अबूर करके कमरा ताम में दाखिल हो रहे थे। ये कमरा भी बहुत उम्दा था, जिसकी छत गिरजा घर की तरह थी। इस कमरे में भी मिस्टर सिवेज मौजूद थे, चुनांचे उन्होंने हमें अपनी नशिस्तों पर पहुंचा दिया। मेरी और मिस होम्स की नशिस्त रिजनाल के बाईं तरफ थी। रिजनाल अपने होने वाली खुशदामन के साथ लंबी और चौड़ी मेज के सिरे पर बैठा हुआ था। मैंने क्या खाया और क्या ना खाया मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं तो मिस होम्स की बातों की तरफ ही मुतवज्जह रहा। मैंने सुना है कि तुमने सर ज्यूनिस से शर्त बद के शिकार किया था। ये शर्त तुमने जीत ली, तुम्हें 250 पाउंड मिले और ये पूरी रकम तुमने अस्पताल के चंदे में दे दी। मिस होम्स ने गुफ्तगू का आगाज किया। मुझे ना शिकार पसंद है और ना शर्त बद, और ये अजीब बात है कि
تم نے شرط پر شکار کھیلا، حالانکہ تم اس قسم کے آدمی معلوم نہیں ہوتے، لیکن سر جیونس مجھے پسند نہ تھا، اور چونکہ تم نے اسے شکست دے دی ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تمہاری یہ کامیابی ہماری دوستی کا آغاز ہے۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سر جیونس سے نفرت تھی، میں نے کہا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ جب میں نے اس کا نام لیا تھا تو تمہارے بشرے سے نفرت اور حقارت کے آثار عیاں ہو گئے تھے، اور میں نے اسے بتا دیا کہ وان کوپ نے کس طرح مجھ سے 250 پاؤنڈ اینٹ لیے تھے، جبھی تو میں کہوں کہ مجھے اس شخص سے خواہ مخواہ نفرت ہو گئی ہے۔ وہ بولی، تو ایسا ہے یہ شخص؟ اب اماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا، وہ چاہتی تھی کہ، لیکن بھائی یہ ایک راز ہے۔ اور پھر میں نے مس ہومز کو شادی کی مبارکباد دی جو بہت جلد ہونے والی تھی، یعنی رجنال کے ساتھ، اور یہ کہہ کر تھوڑا سا فلسفہ بھی بگاڑ دیا کہ یہ کس قدر عمدہ بات ہے کہ ناول اور افسانوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے وہ حقیقت میں ہونے والی ہے، یعنی ایک حسین لڑکی کی شادی ایک حسین لڑکے سے ہو رہی ہے، اور پھر اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اور جب میں خاموش ہوا تو بولی، شکریہ مسٹر کوارٹرمین، لیکن دنیا میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں، سکھ کے ساتھ دکھ کا آنا لازمی ہے، نیک شگون کے ساتھ بد شگون بھی ہوتے ہیں۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سب صحیح، مگر مستقبل کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ تم کچھ کہہ سکتے ہو اور نہ میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ مستقبل کی اس تصویر جس پر گلابی رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس تصویر کو تم دیکھنے کے لیے بے چین تھے لیکن دیکھ نہ سکے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ مس ہومز کو شادی کی مبارکباد دیتے وقت میں وہی باتیں سوچ رہا تھا جو مس ہومز نے کہیں، اور اسی تصویر کے متعلق سوچ رہا تھا جو ریجنال کی مطالعہ میں ٹنگی ہوئی تھی اور جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، مس ہومز نے جواب دیا۔ بہرحال کسی طرح، خدا جانے کس طرح مجھے معلوم ہو گیا۔ سچ مچ کہہ دو اب کہ تم اسی تصویر کے متعلق سوچ رہے تھے یا نہیں؟ اور اگر سوچ ہی رہا تھا تو ظاہر ہے اس سے کوئی فرق نہ پڑ جائے گا۔ میں نے سیدھا اور صاف جواب دینے کے بجائے گول گول جواب دیا، ہر چند کہ وہ تصویر فی الحال نظر سے اوجھل ہے، لیکن آدمی جب چاہے وہ پردہ ہٹا کر اسے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن فرض کرو کوارٹرمین کہ ایک دن آدمی وہ پردہ ہٹا دے اور اسے وہاں کچھ نظر نہ آئے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ تصویر چرا لی گئی ہے اور اب تصویر کو تلاش کیا جائے گا اور وہ جلد یا بدیر یقیناً مل آئے گی۔ ہاں، جلد یا بدیر، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جلد یا بدیر مل جائے گی، لیکن کہاں، کس جگہ؟ کوارٹرمین، تمہاری بھی ایک دو تصویریں گم ہو گئی ہیں، اس لیے اس کا جواب تم ہی دے سکتے ہو۔ ایک لمحہ تک خاموشی کا وقفہ رہا، کیونکہ گمشدہ تصویروں کا ذکر کرنے وہ یادیں تازہ کر دی تھی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ مس ہومز پھر بولنے لگی، نرم مگر جذبات سے پر آوازیں۔ وہ جانتی تھی کہ مہمانوں کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں، چنانچہ وہ ہاتھ ہلا کر یا اشارہ کیے بغیر بے حد نیچی آواز میں بول رہی تھی، اسی انداز سے جس طرح کے لوگ موسم، پھلوں، پھولوں اور لباس کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ہنس بھی دیا کرتی تھی، وہ چمچے سے کھیل رہی تھی اور چاندی کی ایک رکابی کو چمچے سے بجا بھی لیتی تھی، لیکن اس تمام عرصے میں وہ بڑی سنجیدگی سے گمبھیر موضوعات پر گفتگو کر رہی تھی، اور ایسے موضوع تھے جن کا مس ہومز کے خیال تک میں گزرنا ممکن نہ تھا۔ ہم دونوں کی اس گفتگو کو کئی سال گزر چکے ہیں، چنانچہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے لفظ بہ لفظ تو یاد نہیں، البتہ جتنا کچھ یاد ہے وہ یہاں تحریر کیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، غالباً میں دنیا کی ہر عورت سے مختلف ہوں۔ کوئی اندرونی تحریک اور اکساہٹ مجھے یہ سب باتیں تم سے کہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ واقعی عجیب بات ہے، کیونکہ میں نے یہ باتیں کسی سے نہیں کہیں، حتیٰ کہ اپنی والدہ اور لارڈ ریجنال سے بھی نہیں۔ اگر وہ والدہ سے کہی ہوتی تو وہ فوراً فتویٰ صادر کر دیتی کہ مجھے اپنا علاج کرانا چاہیے، اور ہمارا ڈاکٹر، اور اس نے ریجنال کی طرف دیکھا، یہی کہے گا کہ چونکہ ہماری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں اس لیے مجھے اعصابی ہیجان ہو گیا ہے، یا پھر میں دن بدن مذہبی قسم کی عورت بنتی جا رہی ہوں، چنانچہ مجذوبوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں سوچ رہی ہوں۔ قصہ مختصر، بچپن سے یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے میں کوئی راز ہوں، جیسے دوسرے رازوں کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ یہ انکشاف دفعتاً ہوا اور اس وقت ہوا جب میری عمر 9 سال کی تھی،
उस वक्त से, बल्कि यूं कहो कि उस वक्त से, क्योंकि इंकशाफ रात के वक्त हुआ। मैं जैसे माजी और मुस्तकबिल को हाल की तरह देखने लगी हूँ, जैसे माजी और मुस्तकबिल पर पड़े हुए दबीज पर्दे मेरे लिए उठा दिए गए हैं। मैं देखती जरूर हूँ लेकिन समझ नहीं पाती। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या देखा था, और अब भी कभी कभी मुझे जो नजर आता है वो क्या है। ये तमाम बातें, ये तमाम, क्या कहूँ, मनाजिर बिजली की तरह, चमक की तरह नजर आते हैं और उसी तेजी से महव हो जाते हैं। मेरा दिमाग उन्हें जकड़ नहीं सकता। ये सब बातें मेरी फहम से बालातर हैं। अलबत्ता दो हकायक, सिर्फ दो हकायक मेरे दिल पर नक्श हैं। पहली हकीकत है कि मुस्तकबिल करीब में मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है, और दूसरी हकीकत यह है कि मेरी रूह पर या जिस्म को अफ्रीका से गहरा ताल्लुक है। अफ्रीका के मुतालिक मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इन बातों के जो मैंने चंद बेहद उकता देने वाली किताबों में पढ़ी हैं। इसके अलावा मुझे ये भी एहसास हुआ है, ये एहसास बिल्कुल नया है, कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ लेना देना है, कोई बंधन है, मेरा कोई ताल्लुक है तुमसे। यही वजह है कि मुझे ना सिर्फ अफ्रीका से बल्कि तुमसे भी दिलचस्पी है। चुनाचे अब अफ्रीका और अपने मुतालिक सारी बातें मुझे बता दो। और फिर उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्वार्टरमैन, तुमने अपनी उम्र वही बताई है ना? मिस होम्स, मेरे ख्याल में आपकी वालदा का मशवरा बेहद मुनासिब है। वाकई आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, मैंने कहा। क्वार्टरमैन, तुम जो कुछ कह रहे हो उस पर तुम खुद भी यकीन नहीं रखते। तुम शफाफ कांच की तरह हो, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैं देख लेती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मौजू बदलने की गर्ज से, क्योंकि मिस होम्स से मुझे वहशत होने लगी थी, मैंने अफ्रीका के मुतालिक वो पहली बात सुनानी शुरू कर दी जो उद्रत में मुझे याद आ गई। ये मुकद्दस फूल की दास्तान थी, जिसकी हिफाजत एक जगावरी बंदर कर रहा था, और जिसकी तलाश में ब्रादर जॉन सरगर्दा था, वही जॉन जिसे सब पागल समझते थे। बेहद दिलचस्प, मैं ये फूल देखना चाहती हूँ, वो बेताब होकर बोली। उसके जवाब में मैंने कहा कि फूल तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता कल मैं लंदन लौट जाऊंगा और वहां से उस फूल की एक तस्वीर उसके लिए भेज दूंगा। फिर उसने पूछा कि आया मैं किसी और मुहिम पर जाने का इरादा रखता हूँ। मैंने कहा कि ऐसी बहुत सी मुहिमात हैं जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। मसलन मैं एक खास कबीले का खोज लगाना चाहता हूँ जो कहते हैं कि अफ्रीका के वस्त में किसी जगह आबाद है, और कहते हैं कि यह कबीला अरब या नीम अरब है। सुना है कि यह कबीला एक बच्चे की परस्तिश करता है, और उनका यह तफल देवता शुरू से बच्चा है और आखिर तक बच्चा ही रहेगा। लेकिन चूंकि मुझे अफ्रीकी कबाइल और उनके मज़ाहब से दिलचस्पी है, इसलिए इस कबीले का खोज लगाने का इरादा रखता हूँ। अब अरबों का जिक्र आ गया है तो मैं तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ, मिस होम्स ने कहा। ये उस वक्त का जिक्र है जब मेरी उम्र 8 साल की थी, यानी ये वाकया उस अजीब और गरीब इंकशाफ से कुछ ही पहले का है जिसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। खैर, तो इस वक्त मैं किंगस्टन बाग में खेल रही थी। मेरी अन्ना भी वहीं थी। उस वक्त वो एक नौजवान से बातें कर रही थी जिसे उसने अपना चचेरा भाई बताया था, और मुझे हुक्म दिया था कि मैं खेलती फिरूं और उन दोनों को परेशान न करूं। खैर, तो मैं रस्सी कूदते कूदते एक दरख्त के करीब पहुंच गई। यकायक उस दरख्त के पीछे से 2 आदमी निकल आए। उन्होंने सफेद चोगे पहन रखे थे और उनके सरों पर सफेद पगड़ियां थीं। उनमें एक बूढ़ा था जिसकी आंखें सियाह थीं, नाक तोते की चोंच की तरह, और उसकी भूरी तकरीबन सफेद दाढ़ी उसके सीने पर फैली हुई थी। दूसरा कम उम्र था, लेकिन उसकी शक्ल और सूरत मुझे याद नहीं। इन दोनों का रंग गहरा था, लेकिन वो हबशी न थे, बल्कि तकरीबन सफेद फाम मालूम होते थे। मेरी रस्सी बूढ़े के सीने पर लग गई और मैं सहम कर खामोश खड़ी हो गई। बूढ़े ने झुक के मेरी रस्सी उठाई, लेकिन मुझे न दी। बूढ़ा और उसका साथी खुदा जाने आपस में क्या बातें करते रहे, और उनमें से एक ने मेरे सीने पर किए उस दाग की तरफ इशारा किया जो हिलाल की शक्ल का है। चूंकि वो गर्मियों का मौसम था, इसलिए मैंने खुले गले की फ्रॉक पहन रखी थी जिससे ये दाग नजर आ रहा था। इस हिलाली दाग की वजह से अब्बा ने मेरा नाम लियोना कमर रखा है। खैर, तो बूढ़े ने पूछा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसे अपना नाम बताया, लियोना होम्स। उस पर बूढ़े ने अपने चोगे की गिरदीवान में हाथ डाल दिया और एक चूबी डबिया बरामद की। डबिया में से कोई चीज जो मिठाई मालूम होती थी निकाल के मेरी तरफ बढ़ा दी। चूंकि मिठाई मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने वो चीज उठाकर अपने मुंह में डाल ली।
उसी वक्त बूढ़े ने वो रस्सी जो उसके हाथ में थी घुमाकर फेंक दी और मुझसे कहा, दौड़ो बेटी, अपनी रस्सी ले आओ। मैं रस्सी की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन इस मिठाई का जो बूढ़े ने मुझे दी थी जायका कुछ अजीब सा था। चुनाचे वो मिठाई या जो कुछ भी वो थी मैंने थूक दी। फिर खुदा जाने क्या हुआ कि मुझे चक्कर आने लगे और बेहोश होकर गिरी। मैं कब तक बेहोश रही ये मैं नहीं जानती। बेहोश हो जाने के बाद क्या हुआ ये भी मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना याद है कि मुझे होश आया तो मैं उस शख्स की बाहों में थी जो कम उम्र था, और मेरी अन्ना और उसका चचेरा भाई जो देव हैकल था सामने खड़े हुए थे, और वो मशरकी कह रहा था, लड़की को चक्कर आ गए हैं, हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, उतार दो इस लड़की को। मेरी अन्ना के चचेरे भाई ने घूसा तान कर कहा। उसके बाद मुझ पर गशी तारी हो गई और दोबारा होश आया तो सफेद चोगे वाले मशरकी जा चुके थे। घर जाते वक्त अन्ना तमाम रास्ते मुझे इस बात पर सरजनिश करती रही कि मैं अजनबियों से मिठाई लेकर खा लेती हूँ। उसने कहा कि वो मेरे वालिदैन से कह देगी कि मुझ पर बैद बरसाए जाएं। गालिबन ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं उसके सामने खूब गिड़गिड़ाई कि वो इस वाक़े का जिक्र मेरे वालिदैन से ना करे, और आखिरकार उसने कुछ ना कहने का वादा किया। क्वार्टरमैन, तुम पहले शख्स हो जिससे मैंने इस वाक़े का जिक्र किया। तुम्हारे ख्याल में उस मिठाई में बेहोशी या ख्वाब आवर दवा मिली हुई थी? मैंने पूछा। मैंने इस बात में सर हिलाया। कुछ अजीब जायका था उसका और कोई अजीब चीज थी उसमें, क्योंकि उस मिठाई के खाने के 2 दिन बाद ही वो हुआ जिसे मैंने इंकिशाफ किया है, और उसके बाद ही मैं अफ्रीका के मुतालिक सोचने लगी। वो दोनों मशरकी फिर भी कहीं नजर आए? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। एन उसी वक्त मिस होम्स की वालदा की आवाज सुनाई दी। बेटी लियोना, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बेहद दिलचस्प बातों में मुखल हो रही हूँ, लेकिन सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। और हकीकत में सारे ही मेहमान हमारे मुंतजिर थे, क्योंकि मैंने शर्म से सुर्ख होकर देखा। हम दो के अलावा हर शख्स खड़ा हो चुका था। चुनाचा मिस होम्स बड़ी उजलत और घबराहट में उठकर मुझसे रुखसत हुई और स्क्रूप ने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, यार, अगर तुम इस हसीना से इस तरह घुल मिल के बातें करते रहे तो लॉर्ड रिजनाल के दिल में शक और रकाबत की आग भड़क उठेगी। बको मत, मैंने खफा होकर कहा, लेकिन स्टूप का ये अंदाज गालिबाना गलत न था। रिजनाल जब मेरे करीब से गुजर रहा था तो उसने कहा, क्वार्टरमैन, तुमने चंद लुकमे ही खाए हैं। मेरे दोस्त, अपनी भूख खुलवाने के लिए इलाज करवाओ। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने वाकई कुछ ना खाया था। मैं मेज पर बैठ रहा था। मेरे खुदा, ये बुरा हुआ था और मैं अपने आप को मुजरिम समझ रहा था। ये एहसास जुर्म इतना शदीद था कि जब हम वापस नशिस्तगाह पहुंचे हैं तो मैं सबसे अलग थलग एक कोने में बैठ के उस किताब की वर्क गर्दानी करने लगा जिसमें बैतुल मक़दस की बेहद उम्दा तस्वीरें थीं। जब मैं यूं बैठा हुआ था तो रिजनाल को मेरी तन्हाई पर रहम आ गया, या शायद मिस होम्स ने उसे मेरी तरफ भेज दिया। वजह कुछ भी हो, बहरहाल ये हकीकत है कि वो मेरे सामने खड़ा हुआ था और अफ्रीका में हाथियों के शिकार से मुतालिक पूछ रहा था। उसने ये भी पूछा कि अफ्रीका में मेरा मुस्तकिल पता क्या है। मैंने उसे अपना डरबन का पता बता के पूछा कि वो क्यों पूछ रहा है। इसलिए कि मिस होम्स को अफ्रीका का खप्त हो गया है और मुझे यकीन है कि हमारी शादी के बाद वो मुझे वहां घसीट लाएगी। रिजनाल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। हम अफ्रीका के मुतालिक ही बातें करते रहे थे कि खातून लाशदिन अपने होने वाले दामाद को शब बखैर कहने आ गई। उसने कहा क्या उसे अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर और गर्मो नमकीन पानी के डोल में पैर रख के थोड़ी देर तक बैठे रहना चाहिए, क्योंकि उसका जुकाम, उसने कहा, कुछ बढ़ ही गया था। और यूं कहकर खातून लाशदिन रुखसत हुई। उसके बाद मैंने इस खातून को फिर कभी ना देखा और अब उसके इंतकाल को भी एक अरसा गुजर गया है। उसके बाद ही रिजनाल के अक्सर मेहमान भी रुखसत हो गए। हालांकि उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, लेकिन क्योंकि वो उस मौसम सरमा की कोहरीली रात थी इसलिए यूं लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। रिजनाल अपने मेहमानों को रस्म कदीम के मुताबिक कसर के दरवाजे तक पहुंचाकर वापस आया तो उसने आते ही मुझसे पूछा कि मुझे किस चीज से दिलचस्पी है, ताश से या मौसीकी से। मैं लॉर्ड रीजनल को बता रहा था कि मुझे ताश के नाम से भी नफरत है। हजरत वहशी यानी वही मिस्टर सीवेज कमरे में दाखिल हुए और रीजनल से पूछा कि मेहमानों में कोई ऐसे साहब हैं जिनका नाम हो
मैं कहूँ मारो। रिजनाल ने पहले हैरत से और फिर यूं सीवेज की तरफ देखा, गोया उसे शक हो गया हो कि ये सीवेज का या तो दिमाग खराब हो गया या फिर उसने नशा कर रखा है। मुझे मजाक करने की आदत नहीं है सरकार, सीवेज ने जवाब दिया। बात यह है कि दो अजनबी जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं कसर में वारिद हुए हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों इसी वक्त मैं कहूँ मारो से मिलना चाहते हैं। मैं उनसे चले जाने को कहा क्योंकि खानसामा ने कहा कि वो दोनों पागल मालूम होते हैं, लेकिन सरकार वो दोनों तो बड़े इत्मीनान से बर्फ पर बैठ गए कि हम कहूँ मैं मारो का इंतजार करेंगे। तो फिर बेहतर होगा कि तुम इन दोनों को कसर के पुराने कमरे में बंद कर दो, उन्हें खाना दे दो और किसी आदमी को पुलिस बुलाने के लिए दौड़ा दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारे शिकार करदा तीतर लेने आए हैं, रिजनाल ने कहा। एक मिनट लॉर्ड रिजनाल, मैंने जल्दी से कहा, क्योंकि एक ख्याल बिजली की सी तेजी से मेरे दिमाग में कूद गया। ये लोग गालिबन मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आए हैं, हालांकि मैं नहीं जानता कि ये पैगाम किसकी तरफ से है और क्या है। अफ्रीका में मैं मैकोमेजन के नाम से मशहूर हूँ। इन दोनों ने यही नाम लिया होगा जिसे सिवेज कुछ और समझा। इजाजत हो तो मैं जाकर इन अजनबियों से मिल आऊं? इस कदर सर्दी में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रिजनाल ने कहा और फिर सिवेज से पूछा, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वो कौन है? उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैंने अंदाजे से मालूम कर लिया कि ये दोनों अजनबी जादूगर हैं। जबरदस्त हुआ यूं कि जब से मैंने उनसे चले जाने को कहा तो उनमें से एक बोला, मियाँ पहले तुम जाओगे, और मैंने फौरन एक फुनकार की आवाज सुनी। ये आवाज मेरे कोट की जेब में से आई थी। मैंने जेब में हाथ डाल के देखा तो ऐ सरकार, उसमें एक सांप कुंडली मारे बैठा था। वो पट से जमीन पर गिरा और गायब हो गया। सरकार, मुझ पर तो सख्ता तारी हो गया और सोचने लगा कि इस मूजी ने कहीं मुझे डस तो नहीं लिया कि दफतन बावर्चन के बालों में से एक छोटा सा चूहा फुदक के बाहर निकल आया। कहाँ वो इन दोनों अजनबियों की वज़ाक़ता पर हंस रही थी और कहाँ वो हिस्टेरिया की मरीजा की तरह चीखें मारने लगी। सिवेज ने ये वाक़या कुछ ऐसी संजीदगी और मतानत से बयान किया कि मैं और रिजनाल बेतहाशा हंसने लगे। हमारी हंसी के छींटे मिस होम्स पर भी पड़े और वो फिर स्क्रूप और उसकी मंगेतर के अलावा चंद दूसरे मेहमान भी इस बेतहाशा हंसी की लपेट में आ गए और बकिया आगे बढ़ के पूछने लगे कि बात है, क्या हुआ? सीवेज का कहना है बाहर जादूगर आए हुए हैं जिन्होंने अपने जादू के जोर से खुद सीवेज की जेब में से सांप और बावर्चन के बालों में से चूहा बरामद कर दिया था। ये दोनों मिस्टर क्वार्टरमैन से मिलना चाहते हैं, रिजनाल ने मेहमानों को मुत्तला किया। जादूगर हैं तो उन्हें अंदर बुला लो जॉर्ज। मिस होम्स ने अपने होने वाले शौहर से दरख्वास्त की और स्क्रूप की मंगेतर और दूसरे मेहमानों ने भी, जो ओट पटांग बातों से उकता गए थे, उसकी तायीद की। सिवेज ने सर झुकाकर सलाम किया और कमरे से यूं रुखसत हुआ जैसे कोई बहादुर शहादत का मर्तबा हासिल करने जा रहा हो, हालांकि उसकी हर हरकत और बशर से खौफ आया था। आप कहते हैं तो बुलाए लेता हूँ, हालांकि पहले ही इस कसर में चूहों की अफरात है, रिजनाल ने कहा और फिर सिवेज की तरफ घूम गया। सिवेज के जाने के बाद हमने मेज और कुर्सियां हटाकर शोबदाबाजी के लिए गोया मैदान साफ किया और इस मैदान में अजनबियों के बैठने के लिए 2 कुर्सियां रख दी। कमरे का दरवाजा खुला और सिवेज नमूदार हुआ। मैंने 2 बातें खुसूसियत से देखी। एक तो ये कि सिवेज निहायत तेजी से चल रहा था और दूसरी ये कि वो दोनों हाथों से अपने कोट की जेबें दबाए हुआ था। मिस्टर हेरोत और मेरोत, रिजनाल ने हैरत से दोहराया। उनके नाम गालिबन हारूत और मारूत होंगे, मैंने कहा। ये दोनों जमाना कदीम के जबरदस्त जादूगर थे, इनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। दूसरे ही लम्हे 2 शख्स कमरे में दाखिल हुए, एक आगे था और एक उसके पीछे। आगे वाला मशरकी मालूम हो रहा था। तवील कामुत था और उसके बशरे पर अजीब तरह की संजीदगी और रोब गोया मुंजमद हो गया था। उसकी दाढ़ी भूरी बल्कि सफेद थी जो उसके सीने पर फैली हुई थी। उसकी नाक मुड़ी हुई या होठों पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें क़ाब की सी थीं। दूसरा मशरकी अपने साथी के मुकाबले में कम उम्र था। उसके बशरे से अपने बूढ़े साथी की सी संजीदगी और रोब आया न था। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, आंखें बारीक बल्कि चिया सी और सियाह और दाढ़ी मूछ सफाचट, इन दोनों की रंगत काली न थी बल्कि उनका रंग खिलता हुआ था और वो दोनों अजीब पुरस्कार कुव्वतों के मालिक नजर आते थे।
ان دونوں کو دیکھتے ہی مجھے مس ہومز کے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا جو اس نے کھانے کی میز پر مجھے سنایا تھا. میں نے کنکھیوں سے مس ہومز کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ اس کی رنگت مردے کی طرح ہو رہی تھی. اس کا پورا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا. مجھے یقین ہے کہ میرے سوا کسی نے مس ہومز کی یہ حالت نہ دیکھی کیونکہ وہ سب کے سب اجنبیوں کی طرف متوجہ تھے. اس کے علاوہ مس ہومز نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو حاصل کر لیا اور مجھے اپنی طرف دیکھ کے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. دونوں اجنبی اپنے کندھوں پر موٹے دھاری دار لبادے ڈالے ہوئے تھے. دونوں نے یہ لبادے اتار کر فرش پر بچھا دیے. لبادوں کے نیچے وہ سفید براق چوغے پہنے ہوئے تھے اور ان دونوں کے سر پر جو پگڑیاں تھیں وہ بھی بقول کسی بگلے کی بازو کی طرح سفید تھیں. صومالیہ کے خالص عرب، میں نے سوچا، اور میں نے دیکھا کہ اپنے لبادے فرش پر بچھاتے اور اپنے چوغے ٹھیک کرتے وقت وہ ہم لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے. ان میں سے ایک نے پیچھے ہٹ کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا، گویا وہ چاہتے تھے کہ سیویج کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے. اور اب وہ دونوں بڑی شان سے قدم اٹھاتے ہماری طرف بڑھے. دونوں کے ہاتھوں میں برسلوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی. ان ٹوکریوں میں غالباً ان کی شعبدہ بازی کا سامان، شاید وہ سانپ تھا جو خدا جانے کس طرح سیویج کی جیب میں جا گھسا تھا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ دونوں سیدھے میری طرف آئے. میرے سامنے پہنچ کر انہوں نے اپنی اپنی ٹوکری فرش پر رکھی. ان دونوں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور پھر ہاروت و ماروت نے یک زبان ہو کر کہا، ہم دونوں سلام کہتے ہیں. سلام ہو تجھ پر اے آقا، سلام ہو تجھ پر اے وہ جو بظاہر قد میں چھوٹا مگر بباطن عظیم ہے. سلام ہو تجھ پر اے سردار جس کا ماضی پریشان گزرا ہے لیکن جس کا مستقبل روشن ہے. سلام ہو تجھ پر اے وہ جسے مامینہ نے چاہا، اسی مامینہ نے جس دنیا سے جا چکی تھی. اس پار سے کلام کرتی ہے مامینہ جو ہم میں سے تھی اور ہم میں سے ہے. اور اب مس ہومز کے میری طرف دلچسپی سے اور متجسس نظروں سے دیکھنے کی باری تھی اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی. اے بدی کو ختم کرنے والے، اے شیطان انسانوں اور شیطان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے. دونوں نے اپنی روب اور گھمبیر آواز میں کہنا شروع کیا، ہمارے جادو نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اور ہمارے قبیلے کو صرف تم مصیبت سے نجات دلا سکتے ہو اور ہمیں مصیبت سے چھڑاؤ گے. چنانچہ ہم تمہارے سامنے جھکتے ہیں اور تمہیں سلام کرتے ہیں. ہم تمہیں اپنے آقا اور بھائی تسلیم کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ بے آب و گیا صحرا میں اور اپنے ملک میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں اپنے کام کی اجرت دیں گے. اور انہوں نے ایک بار جھک کر مجھے سلام کیا، ایک دفعہ، دو دفعہ اور تین دفعہ. یوں تین دفعہ میرے سامنے جھکنے کے بعد وہ پھر کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے. کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اسکروپ نے پوچھا. انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے چند الفاظ تو میں سمجھ سکا ہوں. اسکروپ یوں ہی سی زدلوں زبان جانتا تھا. چنانچہ ہاروت و ماروت نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے مختصراً سنا دیا. سبھی لوگ غور سے سنتے رہے. یہ مامینہ کا کیا مطلب ہے؟ مس ہومز نے بلاخر سکون سے پوچھا. یہ کسی لڑکی کا نام تو نہیں؟ اور مس ہومز کے منہ سے یہ نام سن کے ہاروت و ماروت یوں جھک گئے جیسے مامینہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. مجھے اعتراف ہے اس وقت میں گھبرا گیا تھا. چنانچہ میں نے نیچی آواز میں ایک افریقی لڑکی کے متعلق جس کا نام مامینہ تھا خدا جانے کیا کہا. اس لڑکی نے اپنے دور میں خاصی ہلچل مچا دی تھی. مامینہ بہت حسین تھی، غالباً آپ سے بھی زیادہ حسین خاتون. مامینہ سفید فام آقا میوکیومنس سے محبت کرتی تھی اور مرنے کے بعد بھی وہ میکومزن سے محبت کر رہی تھی. اس وقت بھی مامینہ یہی کہہ رہی ہے میرے کان میں. آپ میکومزن سے پوچھئے کہ سفید فام آقا نے اسے کس طرح اس وقت چوما تھا جب وہ مر رہی تھی، ہاروت نے کہا. غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہاروت کی ان باتوں نے سارے مہمانوں کو دفعتاً میری طرف متوجہ کر دیا اور یک میں کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی. اس خاموشی کو اسکروپ کی چھینکیں توڑ رہی تھی اور بس ہر شخص کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور میں عجیب طرح کی بے چینی محسوس کر رہا تھا. چنانچہ مجھے غصہ آ گیا اور میں باتوں زبان میں ہاروت پر برس پڑا. سارے مہمان کچھ سمجھے بغیر غور سے سرزنش کو سنتے رہے.
मैंने पूछा कि वो लोग यहाँ क्या झक मारने आए हैं, और ये कि हारूद क्यों मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने पूछा कि वो कौन है। मैंने पूछा कि उसे मामीना की दास्तान कैसे मालूम हुई, और ये कि उन्होंने कैसे कह दिया कि मैं जल्द या बदेर उनके पास आ जाऊंगा। हारूद बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा मेरी सरजनिश सुनता रहा, और जब मैं खामोश हुआ, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि जब मैं थक कर खामोश हो रहा, तो उसने बड़े सुकून से टूटी फूटी अंग्रेजी में कहना शुरू किया। पार्ट नंबर 3 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब रूह की पुकार, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 4 में समाप्त कीजिए।